दोस्तों ये तस्वीर है दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर की, लेकिन क्या आप इनका नाम जानते हैं या फिर क्या आप भारत के इस करोड़पति भैंसे के बारे में जानते हैं? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि इतिहास में पहला मीम कब बना था? नहीं जानते ना? आपको मेरे अलावा बताएगा भी कौन? तो बने रहे अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ। बिना किसी देरी के लेकर चलूंगा आपको कमाल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के इस फैक्टिफाइंग सफर पर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आज के दौर में इंटरनेट पर मीम्स की भाषा में ही बात की जाती है, फिर चाहे वो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स हों या फिर ट्विटर पर वायरल हो रहे टॉप ट्रेंड्स। साथ ही बता दें कि मीम हमेशा मल्टीपल इमेजेस और टेक्स्ट को कंबाइन करके एक आइडिया होता है। अब तो बकायदा ऐसी जॉब्स भी पैदा हो गई हैं जिसमें ऐसे फनी मीम्स को बनाना ही मुख्य काम होता है। ऐसे में दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन मीम्स की शुरुआत कहां से हुई थी और इस दुनिया का सबसे पहला मीम किसने बनाया था? अगर नहीं तो बता दूं कि मीम्स का इतिहास इंटरनेट की हिस्ट्री से भी ज्यादा पुराना है और वो पहला मीम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था वो एक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी मीम था जो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा की मैगजीन द जज के 1921 के संस्करण में छपा था। वहीं बीबीसी ने अपनी रिसर्च में सन 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की मैगजीन विस्कॉन्सिन ऑक्टोपस में पब्लिश हुए इस मीम को दुनिया का पहला मीम बताया है जो कि प्री इंटरनेट एज में भी एग्जिस्ट करता था। खैर इन मीम्स को देखकर हम ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि उस समय में भी इन यूनिवर्सिटीज के राइटर्स अपने समय से कहीं आगे की सोचते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे अमीर यानी कि रिचेस्ट क्रिकेटर कौन है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के धोनी, कोहली या फिर तेंदुलकर में से किसी का नाम ले लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश का रिचेस्ट क्रिकेटर ये जवान है तो आपके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे कि आखिर ये है कौन। अगर दोस्तों ये सच है तो बता दूं कि इन जनाब का नाम है आर्यमान बिरला, जो भारत के बड़े बिजनेस टाइकून कुमार मंगलम बिरला के बेटे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुमार मंगलम बिरला की खुद की नेटवर्थ 70,000 करोड़ की है और आर्यमान आने वाले समय में लगभग 3 लाख करोड़ के बिजनेस को टेक ओवर करने वाले हैं। अब जाहिर है आर्यमान ने ये दौलत क्रिकेट खेलकर तो नहीं कमाई, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले वो भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर प्लेयर हैं। ये बात 100 आने सच है। फैक्ट नंबर 3। अब सबसे अमीर क्रिकेटर का नाम तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आप भारत के सबसे अमीर भैंसे का नाम जानते हैं? अमीर ऐसे कि ये भैंसा अपने मालिक को हर साल 50 लाख रुपए की कमाई करवाता है और इसका रोजाना का खर्चा ही 3,000 रुपए से ज्यादा का है। जी हाँ दोस्तों, ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले करमवीर सिंह की सबसे कीमती जागीर, उनका भैंसा युवराज। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 क्विंटल वजनी इस भैंसे की डेली डाइट में 20 लीटर दूध, 10 किलो फ्रूट, ड्राई फ्रूट और यहाँ तक कि जूस भी शामिल है। और ये सब यूं ही नहीं है। जिस खास नस्ल का ये भैंसा है उसके सीमन से ही युवराज के मालिक साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। और तो और यूपी के चित्रकूट में हुए ग्रामोदय मेले में इस भैंसे की 9 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत भी लगाई गई थी। अब आप ही बताएं, हुआ ना युवराज देश का सबसे अमीर भैंसा? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने भी वॉर मूवीज में फाइटर प्लेन्स को एक से एक ट्रिक्स दिखाते हुए और हवा में दुश्मनों से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे फाइटर प्लेन की कहानी सुनी है जो अपने ही फायर किए हुए शॉट से टकराकर नीचे जमीन पर आ गिरा हो? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। ये वाकया है 1956 में अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट के तट का, जब ग्रमन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन उनका नया फाइटर प्लेन F-11 टाइगर की टेस्टिंग कर रहे थे। दोस्तों F-11 टाइगर के बारे में आपको बता दें कि उस समय यूएस नेवी के पास ये इकलौता सुपरसोनिक फाइटर जेट था जो 843 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता था। हुआ क्या कि इस प्लेन के पायलट ने प्लेन की गन से कुछ लॉन्ग बर्स्ट फायर छोड़े, लेकिन वो शॉट्स इस प्लेन की सुपरसोनिक स्पीड जितने तेज नहीं थे। इसीलिए इन स्पीड्स पर अपने इनएक्सपीरियंस के चलते फाइटर पायलट सीधा इन शॉट से भिड़ गया और ये प्लेन अपने ही फायर का शिकार होकर जमीन पर आ गिरा। तो है ना ये एक दिलचस्प वाकया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आप ये तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश भारत में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में सबसे ऊंची इमारत यानी कि टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? अगर नहीं तो बता दूं कि मुंबई में स्थित वर्ल्ड 1 बिल्डिंग जो 76 माले की 280 मीटर ऊंची एक रेजिडेंशियल इमारत है, फिलहाल हमारे देश की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। साथ ही ये भी बता दें कि नोएडा में सुपरटेक सुपरनोवा स्पायरा नाम की एक 300 मीटर ऊंची बिल्डिंग भी लगभग बनकर तैयार है, जो कंप्लीट होने के बाद हमारे देश का सबसे ऊंचा स्काईस्क्रेपर बन जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों शहद कुदरत की ऐसी नेमत है जिसका कोई साहनी नहीं, तभी तो जवान से लेकर बूढ़ों तक सभी इस मीठे सिरप के दीवाने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि शहद के जिस चम्मच को आप बड़े ही प्यार से अपने बच्चों को खिलाते हैं
वो शहद असली नहीं है। जी हाँ, मार्केट से जिन ब्रांड्स के शहद आप खरीद कर ये सोचते हैं कि ये तो नकली हो ही नहीं सकते या फिर इनमें मिलावट नहीं होगी, उनका सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, जो उन्होंने दिसंबर 2020 में FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजी थी। इस इन्वेस्टिगेशन में CSE ने पाया कि भारत में बिकने वाले ज्यादातर मेजर हनी मैन्युफैक्चरर्स अपने शहद में एडल्ट्रेंट्स मिला रहे हैं। डाबर से लेकर पतंजलि और जंडू से लेकर बैद्यनाथ तक, इन सभी ब्रांड्स के शहद इस इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए गए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट में फेल हो गए। इनमें ऐसे शुगर सिरप्स मिक्स पाए गए जो FSSAI के स्टैंडर्ड टेस्ट को आराम से पास कर लेते हैं। दोस्तों, शहद की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और मक्खियां जो शहद बनाती हैं वो इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। ऐसे में सप्लाई को मैच करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स चाइना से कई तरह के एडल्ट्रेंट्स मंगवाते हैं और अपने शहद में मिलाकर बेचते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी सवाल उठे तो एक ग्राहक के तौर पर आपको थोड़ा होशियार होने की जरूरत है। बहरहाल 13 में से जिन 3 ब्रांड्स के शहद इस NMR टेस्ट में पास हुए हैं वो ब्रांड्स हैं सफोला, मार्कफेड, सोहना और नेचर्स नेक्टर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि हम जब भी मोजिला फायरफॉक्स पर कुछ सर्च करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमें गूगल पर सर्च करके रिजल्ट्स दे देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्च इंजन के तौर पर फायरफॉक्स बाय डिफॉल्ट गूगल ही इस्तेमाल करे? इसके लिए गूगल मोजिला कंपनी को हर साल एक भारी भरकम रकम देता है। जी हाँ दोस्तों, गूगल और मोजिला की ये पार्टनरशिप पिछले कई सालों से चलती आ रही है और अगर IT पब्लिकेशन द रजिस्टर की माने तो ये डील 400 से $450 मिलियन सालाना के आसपास हो सकती है। दोस्तों, ये रकम 3000 करोड़ भारतीय रुपए के आसपास है और गूगल मोजिला को इतनी बड़ी रकम सिर्फ इसलिए दे रहा है ताकि वो जान सके कि लोग इस ब्राउजर पर क्या सर्च करते हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोच सकते हैं कि गूगल के लिए यूजर डाटा की कितनी अहमियत है। असल में पहले जैसे ऑयल किसी का भी सबसे बड़ा एसेट हुआ करता था, आज वही बात डेटा के लिए भी कही जा सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, रशिया के इस स्टेडियम में सीट्स की ये एक्सटेंशन आपको देखने में अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप जानेंगे कि स्टैंड्स की ऐसी अजीबोगरीब एक्सटेंशन क्यों की गई तो शायद फिर आपको ये इतनी अटपटी ना लगे। दरअसल इस स्टेडियम का नाम एकेटेरिनबर्ग एरिना है, जो रशियन प्रीमियर लीग की टीम FC यूरेल का होम ग्राउंड भी है। तो हुआ क्या कि जब रशिया 2018 का फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला था तब इस स्टेडियम को भी वेन्यूज की लिस्ट में शामिल किया गया। लेकिन इस स्टेडियम में एक दिक्कत थी और वो थी इसकी लिमिटेड सीटिंग कैपेसिटी। ऐसे में 27,000 सीटों वाले इस स्टेडियम में फीफा की गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी नंबर ऑफ सीट्स नहीं थी। इसीलिए रशियन अथॉरिटीज ने एक नए स्टेडियम को बनाने से बेहतर इसी एरिना की सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाना समझा। मैसिव स्कैफोल्डिंग की मदद से एरिना के बाहर एक नया स्टैंड बनाया गया, जिससे इस स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़कर 45,000 हो गई। और इस स्टैंड से मैच देखने पर ऐसा लगता है मानो आप फुटबॉल का मैच किसी बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। है ना ये अद्भुत। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, वैसे तो एयर ट्रैवल रोड ट्रैवल से कई गुना ज्यादा सेफ है, लेकिन जब कभी विमान क्रैश होते हैं तब उसमें सवार लोगों के बचने की उम्मीद कम ही रहती है। ऐसे में कोई विमान क्रैश हो जाए और उस दुर्घटना में एक भी इंसान की जान ना जाए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ सन 2018 में मेक्सिको के दुरांगो प्रांत में, जब एरो मेक्सिको का एक प्लेन टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही क्रैश हो गया। दोस्तों, इस हादसे में दर्जनों लोग जख्मी हुए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्लेन में सवार 101 लोगों में से किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। खैर दोस्तों, नुकसान मैं आपका भी नहीं होने दूंगा और बिना देरी के अब पेश करता हूँ आज की इस वीडियो का आपका अपना योर ओन फैक्ट, जो हमें भेजा है अजय सिंह ने। अजय अपने फैक्ट में लिखते हैं कि अपने नाक को थामकर हम साउंड करना इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे तो अभी ट्राई कर सकते हैं। नहीं हुआ ना? तो इससे आपको क्या समझ में आता है? दरअसल हम जो भी कहते हैं वो कैसा साउंड करता है, इसमें हमारे मुंह से पास होने वाली एयर के अलावा हमारे नाक से पास होने वाली एयर का भी योगदान होता है। और इसी तर्ज पर हम लोगों की आवाजों को हाइपोनेजल वॉइस या फिर हाइपरनेजल वॉइस में कैटेगराइज कर सकते हैं। इस पर डिटेल में बात फिर किसी दिन। आज यहीं खत्म होता है आज का ये इलेक्ट्रीफाइंग एपिसोड। उम्मीद है आप लौट कर आएंगे अगले शुक्रवार भी। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।